नमस्कार। आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास के माध्यम से फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। आपको ध्यान देना है, चैप्टर का नाम है फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी। हिंदी में कहते हैं कंपनियों के अंतिम खाते। आपका जो पेपर होगा उस पेपर में यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। अब न्यूमेरिकल पूछा जाएगा कि थ्योरिकल पूछा जाएगा कि स्पेसिमेन पूछा जाता है ज़्यादातर, और न्यूमेरिकल ज़्यादातर पूछे जाते हैं। यानी कि ये जान लीजिए, थ्योरिकल और न्यूमेरिकल दोनों पूछा जाएगा और दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। तो आपको बताना चाहते हैं कंपनियों के अंतिम खाते, फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी में सबसे पहले बनता है बैलेंस शीट। इसमें बैलेंस शीट के बारे में पूछा जाता है, और दूसरे नंबर पर इसमें होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी का मतलब पूछता है तो कोई भी संस्था होती है, कोई भी कंपनी होती है, उसको अपने हिसाब किताब के लिए, जैसे हम लोग जर्नल पढ़ते हैं, लेजर पढ़ते हैं, ट्रायल बैलेंस पढ़ते हैं, वर्ष के अंत में एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करना पड़ता होता, संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करना होता है, जिसमें होता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में एसेट्स के बारे में और लायबिलिटीज़ के बारे में पूरा का पूरा ब्यौरा, पूरा का पूरा जानकारी कंपनी को देनी पड़ती है। उसके अलावा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस में पूरी की पूरी जानकारी देनी पड़ती है। एक एक टॉपिक जैसे जैसे मैं वीडियो के थ्रू आपको बता रहा हूं, जैसे जैसे एक एक क्लास मिल रही है, पूरा का पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा। उसके अलावा नोट्स बनाना पड़ेगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे बैलेंस शीट के बारे में। पूरा का पूरा फॉर्मेट आपके पास किसी भी राइटर की बुक होगी, उस बुक में दिया होगा। अगर नहीं दिया है तब भी, दिया है तब भी आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है। इसे आप देखिए और इसको आप समझिए। आपके सामने दिख रहा है बैलेंस शीट का फॉर्मेट, थोड़ा छोटा छोटा है। यदि आपके पास बुक होगी तो बुक में देखेंगे। जैसे आप किसी बिजनेस का बैलेंस शीट पढ़ते होंगे, देखते होंगे, तो बैलेंस शीट बिजनेस में लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटी होती है, राइट हैंड साइड में एसेट्स होती है। लेकिन आप पढ़ रहे हैं कंपनी की बैलेंस शीट। जब आप पढ़ेंगे कंपनी की बैलेंस शीट, देखो लिखा गया है पार्ट फर्स्ट, फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट, नेम ऑफ कंपनी। सबसे ऊपर देखिए क्या लिखा गया है, कंपनी का नाम लिखा गया है। सबसे ऊपर आप देख लीजिए, नेम ऑफ कंपनी लिखना पड़ेगा, जो भी कंपनी का नाम होगा। बैलेंस शीट एज एट मतलब होता है क्या तारीख को बैलेंस शीट बन रही है। उसके बाद रुपया लिखा है, देखो एकदम राइट साइड में सबसे ऊपर कॉलम बने हुए हैं, 1 2 3 4। पहला कॉलम पार्टिकुलर का, दूसरा कॉलम नोट नंबर का, तीसरा कॉलम करेंट ईयर का, करेंट ईयर का प्राइस लिखा है, और अगला कॉलम होता है प्रीवियस ईयर का प्राइस लिखा होता है। करंट ईयर का भी पैसा लिखा जाता है, प्रीवियस ईयर का भी लिखा जाता है।
जैसे जैसे क्वेश्चन मिलेगा वैसे वैसे हम आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे हम आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले नंबर पे दिया है, देखो लायबिलिटी सबसे ऊपर रहती है, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी में सबसे पहली हेडिंग होती है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड का मतलब होता है जिसमें शेयर होल्डर मतलब अंशधारियों का हिस्सा होता है, जो कंपनी के अंशधारी होते हैं जिनका हिस्सा शेयर होल्डर फंड में होता है। सबसे पहले दिया है शेयर कैपिटल, बी नंबर पे दिया है रिजर्व एंड सरप्लस, सी नंबर पे दिया है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। 3 दिए हैं ना। तो पहले शेयर कैपिटल में क्या आता है, इसको इसके लिए नोट ऑफ अकाउंट आप पढ़ेंगे। शेयर कैपिटल का मतलब आपको मैंने समझाया है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी क्वेश्चन में, किसी ना किसी चैप्टर में, ज़्यादातर शेयर वाले चैप्टर में। शेयर कैपिटल का मतलब होता है अथराइज्ड कैपिटल, अथराइज्ड कैपिटल के बाद इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल के बाद सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल। शेयर कैपिटल का मतलब ये होता है। जैसे जैसे क्वेश्चन मिलेंगे वहाँ पर आप वैसे वैसे समझते चलेंगे। आगे दिया है भैया रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब होता है एनी रिजर्व एनी फंड। कोई भी रिजर्व बना होगा, कोई भी फंड बना होगा, प्रॉफिट लॉस बना होगा, उसे कहते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद दिया गया मनीस रिसीव्ड। मनी रिसीव्ड अगर कोई हुई है वारंट के रूप में तो उसको लिखा जाता है। इसमें बहुत कम मौके ऐसे आएंगे जो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे कि इसमें पैसा लिखना हो, इसमें बहुत कम मौके आएंगे, एक आध में आएगा नहीं तो नहीं आएगा। अगला होता है दूसरी हेडिंग, शेयर होल्डर फंड के बाद ए बी सी के बाद दूसरी हेडिंग देखिए। दूसरी हेडिंग में दिया गया है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। एप्लीकेशन का पैसा ले लिया गया है, अलॉटमेंट अभी पेंडिंग है, मिला, दूसरे नंबर पे दिया गया है। उसके बाद दिया गया है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी का मतलब होता है ऐसी लायबिलिटी जिसका पेमेंट आने वाले समय में, लॉन्ग समय में दिया जाएगा, 2, 4, 10 साल 20 साल बाद पैसा दिया जाएगा। जिसमें होता है लॉन्ग टर्म बारोइंग का मतलब होता है लंबे समय के लिए जो कंपनियां लोन लेती हैं, 10 साल 20 साल ना। उसके बाद डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, जो टैक्स लायबिलिटी देना पड़ता है लंबे समय के बाद। उसके बाद अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में जैसे आप समझ सकते हैं डिबेंचर आता है, लोन आता है। उसके बाद दिया गया लॉन्ग टर्म प्रोविजन का मतलब होता है लंबे समय के लिए जो प्रोविजन किया जाता है। ये होता है दूसरे नंबर में नॉन करंट लायबिलिटी में। करंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, करंट लायबिलिटी का मतलब होता है जो 12 महीने के अंदर पैसा वापस किया जाए उसे कहते हैं करंट लायबिलिटी। जैसे देखो शॉर्ट टर्म बारोइंग का मतलब होता है जो लोन लिया जाता है साल भर के अंदर पैसा जो वापस किया जाए उसे कहते हैं शॉर्ट टर्म बारोइंग। बारोइंग का मतलब होता है उधार। ट्रेड पेबल का मतलब होता है जैसे ट्रेड पेबल का पैसा साल भर के अंदर पेमेंट करना होता है। करंट लायबिलिटी में अदर करंट लायबिलिटी जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स हो आ जाएगा, क्रेडिटर आ जाएगा, तमाम चीज़ें आ जाएंगी, छोटी छोटी आउटस्टैंडिंग आ जाएगा, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग आ जाएगा, एडवांस किसी से लिया है, 12 महीने के अंदर जो पैसा पेमेंट किया जाना है उसे कहते हैं अदर करंट लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म प्रोविजन का मतलब होता है जो कम समय के लिए प्रोविजन किया जाए। टोटल लिखा जाता है, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दोनों का अमाउंट दिया रहेगा तो दोनों में लिखना होगा। बाकी क्वेश्चन आपको मिलेगा, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी, एक एक क्वेश्चन सटीक तरह से सॉल्व करके हम आपको बताएंगे। उसके बाद जस्ट नीचे आएंगे आप, दूसरा टॉपिक बनता है इसमें एसेट्स का। एसेट्स में देखो लिखा है नॉन करेंट। नॉन करेंट का मतलब होता है फिक्स, समझ रहे हो। नॉन करेंट का मतलब होता है फिक्स। फिक्स में टेंजिबल लिखा है। टेंजिबल मतलब जिसे देखा जा सके, छुआ जा सके, महसूस किया जा सके। टेंजिबल का मतलब होता है जैसे बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्चर, मोटर कार, ये सब क्या है टेंजिबल। उसके बाद क्या दिया देखो इनटेंजिबल। इनटेंजिबल मतलब जिसे देखा ना जा सके, छुआ ना जा सके, केवल महसूस किया जा सके, जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब क्या है इनटेंजिबल एसेट्स होता है। उसके बाद देखो दिया है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है ऐसी कोई कैपिटल जिस पर अभी काम चल रहा है, ऐसी कोई एसेट्स जिस पर काम चल रहा है उसे बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब होता है ऐसी एसेट्स जो डेवलपमेंट से रिलेटेड होती है। जैसे आप देखेंगे कंपनी को शुरुआत करने में कुछ पैसा खर्चा करना पड़ता है, वहाँ पर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होता है। अगला होता है
और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। क्वेश्चन में मिलेगा तो आप समझेंगे, केवल फॉर्मेट पहले तैयार करना है आपको। उसके बाद आपको लिखना है करंट असेट्स। करंट असेट्स में देखो करंट इन्वेस्टमेंट, करंट असेट्स में करंट जेके लाभ 1 साल के अंदर पैसा मिल जाए। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक होता है, जो व्यापार जिस पैसे से व्यापार शुरू किया, सॉरी इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है जो उधार सामान बेचा गया है। कैश जो हमारे जेब में है। शॉर्ट टर्म लोन मतलब किसी को लोन दिया गया है कंपनी की ओर से, मैंने किसी को लोन दिया तो हमारी संपत्ति, लोन लिया तो दायित्व, लोन दिया तो संपत्ति। उसके बाद अदर करंट असेट्स होंगी, जैसे प्रीपेड होगा, एडवांस होगा, इंटरेस्ट कार्ड होगा, ये सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। तो आपका ये फॉर्मेट बन करके तैयार हो जाएगा। इसी फॉर्मेट पर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, इसे आपको तैयार करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। अपनी कॉपी में लिख लेंगे। 10-5 क्वेश्चन जब आप लिखेंगे, बताएंगे, तो ऑटोमेटिक काफ़ी चीज़ें तैयार हो जाती हैं। 1-2 क्वेश्चन में कठिन लगेगा, लेकिन जैसे 2-4 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, सब समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके बाद आपके पास चाहे जो किताब होगी, सबके संबंध में अलग अलग टॉपिक दिए हुए हैं। अलग अलग टॉपिक का कोई लेना देना नहीं है अभी यहाँ पर, हम आपको जितना बता रहे हैं उसी के आधार पर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आइए आगे, ये हो गया एसेट्स से रिलेटेड। अब आपको बताएंगे हम प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। ध्यान दीजिएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जब किसी बिजनेस का प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे आप, जब किसी बिजनेस का प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे तो उन्हें बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब डेबिट में खर्चा, क्रेडिट में बाई सेल, क्लोजिंग स्टॉक। फिर बनेगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट, डेबिट में प्रॉफिट लॉस के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और क्रेडिट में इनडायरेक्ट इनकम। कोई बात नहीं। लेकिन जब आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे, कंपनी वाला हट के होता है। थोड़ा से हटने का मतलब है थोड़ा अलग है, जो आपके सामने एकदम अच्छे से मैं शो करा रहा हूं, इसे आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा। सबसे पहले दिया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब फॉर्म दिया है, ऐसे बनता है। देखो पार्टिकुलर दिया है, नोट नंबर दिया है, फिगर दिया है, करंट पीरियड, प्रीवियस पीरियड। सबसे पहला दिया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है, जैसे हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी का चाहे जो नाम हो चाहे जो काम हो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है जो सामान बेचा जाएगा, सेल किया जाएगा, वहां से रेवेन्यू मिलेगा, इनकम मिलेगी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी भाई? हमारा अगर कोई कोर्स है वो बिकेगा तो उसे क्या बोलेंगे? बाई सेल्स लिखते हैं, तो उसे लिखा जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, मतलब जहां से पैसा आवे। दूसरे नंबर पे अदर इनकम। अदर इनकम का मतलब होता है इंटरेस्ट रिसीव होता है, रेंट रिसीव होता है, कमीशन रिसीव होता है, डिविडेंड रिसीव होता है, दूसरे नंबर में उसको लिखा जाएगा। तो आप देखिए, जो आपके सामने दिया गया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम का मतलब होता है यहाँ से पैसा आता है, सबसे ऊपर लिख दिया जाता है। दोनों को ऐड करने के बाद फर्स्ट एंड सेकंड को जब ऐड करते हैं तो इसे बोला जाता है टोटल रेवेन्यू। ये हो गया, ठीक है। अब चौथे नंबर पे हेडिंग आप देखेंगे तो एक्सपेंसेस लिखा है। एक्सपेंसेस लिखा है तो में लिखा है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। मटेरियल को मतलब कि जो सामान हम भेजते हैं, सेल करते हैं, उनमें कितने रुपए का कॉस्ट लगा। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम आप पढ़ते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में। कॉस्ट अकाउंटिंग में ओपनिंग स्टॉक रहता है, परचेज रहता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहता है, माइनस कर देते हैं ना। मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए कह रहा है। तो क्वेश्चन जब सॉल्व होगा तो एक एक टॉपिक बताएंगे, केवल फॉर्मेट बताने का कार्य यहाँ पर हम कर रहे हैं। आगे भैया क्या कहता है? आगे कहता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक को परचेज किया जाता है, स्टॉक को परचेज किया जाता है। स्टॉक इन ट्रेड का मतलब होता है जो सामान खरीदा गया। उसके बाद चेंज इन इन्वेंट्री आपको मिलता होगा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के बाद मिलता होगा वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस के बाद स्टॉक इन ट्रेड मिलेगा।
तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा। उसके बाद है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय बेनिफिट मतलब होता है वेजेज, लेबर को जो वेजेज दिया जाता है उसको लिखा जाता है यहाँ पर। सैलरी जो दी जाती है उसको लिखा जाता है यहाँ पर। मतलब कि मजदूरों के संबंध में, कर्मचारी के संबंध में, एम्प्लॉय से रिलेटेड जो भी खर्चे होते हैं उसको कहाँ लिखते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट में। मतलब अलग से नोट बनेगा, वहाँ जोड़ करके, बाहर जोड़ करके यहाँ इकट्ठा लिख दिया जाएगा। अगला दिया गया फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब होता है जैसे हम लोन लेते हैं व्यवसाय करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, उस पर ब्याज दिया जाता है। इक्विटी शेयर पर डिविडेंड दिया जाता है ना, तो उसे फाइनेंस कॉस्ट में जाएगा कि मतलब फाइनेंस अगर कोई किया है हमारे पास उसको भी पैसा पेमेंट करते हैं। उसके बाद दिया गया डिप्रिसिएशन। भैया जो असेट्स पर डिप्रिसिएशन लगेगा उसको डिप्रिसिएशन वाले सेक्टर में लिखेंगे। सबका अलग अलग सेक्टर बांट दिया गया है। वर्किंग नोट बाहर करो, इकट्ठा करके इस फॉर्मेट में सेट कर दो। ध्यान दीजिएगा, तीसरे में से चौथा जब माइनस करेगा तो प्रॉफिट निकल के आएगा बिफोर टैक्स, आपके सामने दिख रहा है। पांचवा नंबर प्रॉफिट है, देखो तीसरा माइनस चौथा किया गया है। उसके बाद फिर इसमें अन्य कोई आइटम है। अन्य कोई आइटम का मतलब इन्हें ज़्यादा कुछ भले दिया है, बहुत सारी चीज़ दी गई है, लेकिन जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इन्हें कहीं कहीं पर मिल जाएगा आपको। टैक्स माइनस कर लो, सीधा सीधा नेट प्रॉफिट आ जाता है। बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। देखो पाँचवें नंबर पे के बाद छठवें नंबर पे एक्सीपेटेशन आइटम, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स वैक्स घटाने के बाद, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स, तमाम चीज़ें हैं। केवल फॉर्मेट आप बना लीजिएगा। यह कोर्स, यह चैप्टर अब शुरू होगा क्वेश्चन के साथ। सबसे पहले आप इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। आप पढ़ रहे हैं फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी। फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी में पहला क्वेश्चन मैं यहाँ बताऊँगा आपको, लेकिन आपको ध्यान देना है। सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड दिया है, तो सबसे पहले आपको फॉर्मेट बना लेना है। याद रखना है, 2-4 क्वेश्चन में बनाएंगे, धीरे धीरे याद हो जाएगा। फॉर्मेट बनाना आपकी जिम्मेदारी है, आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा तो पहले फॉर्मेट बना बनाया हमें रख लेना है। तो शुरुआत करते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहता है प्रिपेयर करना है प्रॉफिट लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट शो कराने के लिए बैलेंस शीट में। समझ रहे हो? तो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्डिंग दिया गया है 3 लाख रुपए का, कंपनी का नाम है एशिया ट्रेडर्स लिमिटेड। बिल्डिंग 3 लाख रुपए की दी गई है। उसके बाद मशीनरी दी गई है 3,30,000 रुपए की। एंतरिम डिविडेंड दिया गया है 37,500। इन्वेंट्री दिए गया है, इन्वेंट्री कितने का दिया गया है, 1 अप्रैल को दिया गया है 75,000। फर्नीचर एंड फिक्चर दिया है, ट्रेड रिसीवेबल दिया है, परचेज, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, वेजेज, जर्नल एक्सपेंसेस, रेल एंड कैरेज, सैलरी, डायरेक्टर फी, बैड डेप्ट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सेल्स, बैड डेप्ट प्रोविजन, 12% डिवेंचर दिए गए हैं। आपको आगे ध्यान देना है। देखो क्या दिया गया है कि एडजस्टमेंट में आपको ध्यान देना है। क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,95,000, प्रोवाइड डिप्रिसिएशन 5% बिल्डिंग, 25% मशीनरी, 10% फर्नीचर एंड फिक्चर, प्रिलिमिनरी आर राइट ऑफ 500, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, पेबल आधे साल का बकाया है। प्रोवाइड करना है पीबीडी 5%, टैक्सेशन 37,000 रुपया। कोई बात नहीं है, हम क्वेश्चन को शानदार तरीके से बता रहे हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा गया है, देखो भैया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का सीधा सीधा मतलब होता है
ध्यान दीजिएगा, लिख दे रहे हैं थोड़ा से समझने के लिए, लिखना नहीं है आपको। सेल्स पूरे क्वेश्चन में ढूंढो सेल कहाँ दिया गया है। पूरे क्वेश्चन में जब आप ढूंढते हुए पहुंचेंगे सेल कहाँ दिया गया है तो आप पाएंगे कहीं ना कहीं इसमें दिया होगा। हमें भी ढूंढना पड़ रहा है। 4,15,000 रुपये का सेल कहीं ना कहीं दिया गया है। ठीक है, सेल्स कहाँ दिया है? 4,15,000 रुपया। ध्यान दीजिएगा, फिल कर दीजिए यहीं पर 4,15,000 हो गया। ध्यान दीजिएगा, उसके बाद क्या करना है? क्वेश्चन में दिया है अदर रेवेन्यू। अदर रेवेन्यू का मतलब होता है अन्य आय, अदर इनकम। अदर इनकम का मतलब होता है इंटरेस्ट कोई रिसीव हुआ हो, कमीशन, डिविडेंड कोई रिसीव हुआ हो, रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन, रेंट, ऐसा कुछ क्वेश्चन में रिसीव नहीं हुआ है। पढ़ेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। रिसीव होगा तो अदर रेवेन्यू में लिखा जाएगा। रिसीव नहीं हुआ है, अदर रेवेन्यू का मतलब इनडायरेक्ट इनकम। टोटल ऐड कर दो, 4,15,000 हमारी टोटल रेवेन्यू हो गई। हमारे पास पैसा कितना आया? 4,15,000 रुपया आ गया। उसके बाद आपको ध्यान देना है, चौथा नंबर हेडिंग है, हेडिंग बस, इसके सामने पैसा नहीं लिखा जाएगा कहीं पर। चौथे नंबर में एक नंबर पे देखो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला होता है, ले याद रखना। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का मतलब ओपनिंग स्टॉक में परचेज ऐड करते हैं, परचेज से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे आपने कॉस्ट अकाउंट में पढ़ा होगा मटेरियल कंज्यूम यूनिट वाले चैप्टर में। मटेरियल कंज्यूम की गणना कैसे की जाती है? ओपनिंग में परचेज जोड़ दो, कोल, गैस, वाटर, मतलब उससे रिलेटेड जो खर्चा हो रहा है उसको जोड़ दो, क्लोजिंग माइनस कर लो। तो आपको ध्यान देना है, ओपनिंग के रुपए का दिया है। ओपनिंग देखो भैया कितने रुपए का दिया है? 75,000 रुपये का दिया है। ठीक है, ओपनिंग 75,000 रुपये का दिया है। उसके बाद परचेज कितने का दिया है? 1,85,000 रुपये का दिया है। तो रेल एंड कैरेज दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो हम इसको अगर परचेज कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम डायरेक्ट निकालना चाहते हो तो डायरेक्ट निकाल लो, नहीं परचेज कितने का दिया, देखो कितने का, 1,85,000 का, लिख दो डायरेक्ट 1,85,000 परचेज दिया है 1,85,000 का, इसको आप लिख देंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें दिया है चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड। अब देखो ओपनिंग स्टॉक कितने का दिया है, जो 1 तारीख को इन्वेंट्री दिया होगा कितने रुपए का दिया है? 75,000 का। क्लोजिंग कितने का दिया है? क्लोजिंग सबसे नीचे दिया रहता है, एडजस्टमेंट में दिया है 1,95,000 का। आप समझिएगा हमारी बात, हमारे पास ओपनिंग दिया है 75,000, 1,85,000 का परचेज किया, और हमारे पास क्लोजिंग कितना दिया हुआ है? 1,95,000। आ जाएगा कितना? 65,000। आप समझिए भैया। तो अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो ये चीज़ यहाँ मत लिखो, डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में 65,000 प्लस का लिख दो, पहली कंडीशन। नहीं लिखेंगे गुरुजी आपने तो परचेज लिख दिया, मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देखो, ओ हमारा क्लोजिंग स्टॉक 1,95,000 का है, 75,000 का पहले, समझ रहे हो? क्लोजिंग का मतलब होता है माइनस का, तो माइनस का हमारा कितना बचेगा यहाँ पर? 1,20,000। अब समझो, चाहे आप यहाँ पर 65,000 लिखो, ओपनिंग में परचेज जोड़ो, क्लोजिंग घटा दो, समझो, ओपनिंग में जो परचेज जोड़ो, क्लोजिंग घटा दो, 65,000। चाहे आप लिखो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, खरीदा 85,000 का, 1,95,000 का हमारे पास बच रहा है पहले से 75,000 का, यानी कि माइनस का लिखा जाएगा क्योंकि क्लोजिंग माइनस किया जाता है। चाहे तभी तो 65,000 हुआ, तब भी 65,000 होगा कि नहीं होगा? चाहे मटेरियल कंज्यूम का 65,000 लिखो डायरेक्ट, चाहे ये वाला लिख दो।
तो आपको मैंने बताया दोनों में एक विकल्प का चुनाव आप कर सकते हैं। मटेरियल कंज्यूम का मैंने फॉर्मूला बता दिया, ओपनिंग में परचेज ऐड किया जाता है, क्लोजिंग माइनस किया जाता है। आगे बात बढ़ाते हैं। अगली हेडिंग कौन सी भैया? अगली हेडिंग कौन सी है? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। समझते हो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस मतलब होता है, जैसे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा करते थे कभी, तो ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेज जाता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में सैलरी जाती है। तो मतलब कि बेनिफिट मतलब एम्प्लॉय का कल्याण कहां से होता है। क्वेश्चन में जब आप देखेंगे वेजेज कितने रुपए का है, चेक करो, 84,865 रुपए का, 84,865 रुपए का, 84,865 रुपए का। वेजेज कितने का होगा, सैलरी कितने का, चेक करो भैया, सैलरी देखो कितने का है, 14,500 का। समझ रहे हो ऐसा क्यों हो रहा है? ध्यान दीजिएगा ऐसा क्यों हो रहा है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉय बेनिफिट का मतलब होता है जिससे कर्मचारियों का कल्याण हो। कल्याण का मतलब सैलरी का पैसा और वेजेज का पैसा यहां जोड़ा जाता है। इसको दिमाग में सेट करके रखिएगा। 99,365 आपका आएगा। 2-4 क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तब आपको बेहतर ढंग से पता लगेगा, आपको अपनी टॉपिक पर कमांड बन जाएगी। अगला होता है, इधर देखो, फाइनेंस कॉस्ट का मतलब क्या होता है? फाइनेंस कॉस्ट का मतलब होता है केहू सुधार लिए हैं। फाइनेंस का मतलब क्या होता है? ऐसे कहते हैं ना, फलाने फाइनेंस किए हैं, फला आदमी ने फाइनेंस किया, फला कंपनी ने फाइनेंस। फाइनेंस का मतलब होता है कि जो उधार लिया गया है। डिबेंचर से कितना उधार लिया गया? 1,50,000। डिबेंचर क्या परसेंट है? 12%। डिबेंचर क्या परसेंट है भैया? 12%। 1,50,000 का 12% निकाल लो। 1,50,000 12 भागे 100, 18,000 होगा उसका। 18,000 रुपया फाइनेंस कॉस्ट कहाँ से आएगा? डिबेंचर का जो फाइनेंस किया है, 18,000 रुपया आपको लिख देना है। उसके बाद डिप्रिसिएशन बोला है, सुनो हमारी बात, डिप्रिसिएशन बोला है, देखते चलिए। डिप्रिसिएशन बोला है, के पे बोला है, कह रहा है 5% बिल्डिंग पे। बिल्डिंग ये भैया कितने का है? 3 लाख का 5%, 15,000। इसको वर्किंग नोट में लिखा जाता है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। 15,000 में ऐसे मुंह जवानी बता रहा हूं, आपको लिखना पड़ेगा वर्किंग नोट, डिप्रिसिएशन, बिल्डिंग पे 15,000। समझ रहे हो? बिल्डिंग पे 15,000 लिखना चाहो तो लिख लो, मैं लिख नहीं रहा हूं यहां पर। और दूसरे नंबर पे क्या दिया? मशीनरी पे क्या परसेंट बोला? 25% ना। मशीनरी कितनी के क्वेश्चन में देखो, 3,30,000 का 25% निकालो। 3,30,000 का 25%, 3,30,000 का 25%, 3,30,000 का 25%, 25 भागे 100, 82,500 ना। देख लो 82,500। उसके बाद किस पर कह रहा है? फर्नीचर पर 10%। फर्नीचर कितने का? चेक करो, फर्नीचर है 7200 का, 720 लिख देना है, 98,220। समझ रहे हो कि नहीं? याद रखना, 15,000 रुपया किस पर निकाला गया है? 82,500 मशीनरी पर निकाला गया है, 720 इस पर। बिल्डिंग पे 15,000, 82,500, फिर 720, 98,220, 98,220। ठीक है। उसके बाद आपको क्या लिखना है? क्वेश्चन में कहा है, अब जो क्या बच रहा है भैया? अदर बच रहा है ना। अदर का मतलब जो छूट गया। छूटने का मतलब होता है सबका अपना अपना कैटेगरी है। मटेरियल कंज्यूम की कैटेगरी है, एम्प्लॉय कैटेगरी है, फाइनेंस की कैटेगरी है, डिप्रिसिएशन की कैटेगरी है। अदर में क्या होता है? अदर में जो छूट गया, अदर में आप चेक करिए क्या क्या छूटा है। रेल एंड कैरेज छूटा है, जर्नल एक्सपेंसेस छूटा है, डायरेक्टर फी छूटा है, बैड डेप्ट छूटा है ना, ये सारी चीज छूटा है। इसके लिए हेडिंग बनती है। देखो जो छूट गया है वो अदर में जाएगा, अदर। इसकी भी हेडिंग बनानी पड़ती है, लेकिन मैंने बता दिया, इसे डायरेक्ट बता दिया। बनाना चाहो तो बना लो। डिप्रिसिएशन और किस पर एक लगा है भैया? किस पे? बिल्डिंग पे ना। बिल्डिंग है कहाँ है? बिल्डिंग पे। ये लगा है मशीनरी पे, ये लगा है फर्नीचर पे, कोई दिक्कत नहीं है। अदर में क्या क्या छूटा है चेक कर लेंगे। चेक करेंगे तो आएगा रेल एंड कॉर्टेज जो छूटा है। रेल एंड कॉर्टेज में आप चेक करेंगे तो मिलेगा 13,115 रुपए का।
जर्नल एक्सपेंसेस कितने का बनेगा? 16,835 रुपए का। जर्नल के बाद क्या लिखना है? जर्नल के बाद आपको लिखना है डायरेक्टर फी, चेक करो 5,725 रुपए का, मतलब ये छूटा है, ठीक है, इसका कोई कैटेगरी नहीं है अभी। आगे क्या करना है? आगे बैड डेप्ट बोला है भैया। देनदार कितने का था चेक करो, डेटर कितने का था छोटू? ट्रेड रिसीवेबल 87,000, 87,000 का 5%, 87,000 गुणे 5/100, 4,350, समझ रहे हैं? 4,350। और एक बैड डेप्ट और दिया है, इनमें 2 बैड डेप्ट है, ध्यान दीजिएगा। इसके लिए हेडिंग बनाना पड़ेगा बैड डेप्ट। क्वेश्चन में पहले से कितना दिया है? क्वेश्चन में पहले से दिया 2110, फिर 4350, फिर इसमें आपको क्या माइनस करना है? माइनस कर लेना है, क्वेश्चन में दिया है ओल्ड बैड डेप्ट एक दिया रहता है, क्वेश्चन में देखिए 5% बैड डेप्ट प्रोविजन, पुराना बैड डेप्ट 3500, मतलब कि ये डूब गया, ये प्रोविजन किया गया, ये पुराना है, माइनस कर लो। 2110 प्लस 4350 माइनस 3500, 2960 रुपये बैड डेप्ट में। इसको स्टूडेंट रबड़ा देते हैं। देखो जो बैड डेप्ट दिया गया उसमें प्रोविजन वाला जोड़ लो और रिजर्व पुराना वाला घटा दो, ओल्ड वाला घटा दो, तो आपका आ जाएगा 2960 रुपया। ये सब नहीं लिखा गया, इसको जोड़ लो। 13,115 प्लस 16,835 प्लस 13,115 प्लस 16,835 प्लस 5,725 प्लस 2960, 38,635, 38,635, समझ रहे हैं भैया? आदर में लिखा जाएगा 635। इसको जोड़ा जाएगा, इनको क्या किया जाएगा? जोड़ा जाएगा। इनको जोड़ो, 1,85,000 प्लस 99,365 प्लस 18,000 प्लस 98,220 प्लस 38,635, माइनस कर दो। 1,20,000 माइनस का है 3,19,220। ये समझिए, इतनी अर्निंग हुई और इतना खर्चा हुआ, कितना बचा? 98,780 बचेगा, ठीक है। 95,780, 95,780 प्रॉफिट बचेगा हमारा। ध्यान दीजिएगा, 95,780 प्रॉफिट बचेगा। प्रॉफिट के बाद 95,780 हमारा प्रॉफिट बचेगा, समझ रहे हो? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स के पहले। क्वेश्चन में एक चीज़ और बोला है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करने के लिए 500 रुपया, वो यहाँ लिखा जाता है। प्रीलिमिनरी होगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, यहाँ लिखा जाएगा। अब आपका आएगा कितना, समझ रहे हो? अब आपका माइनस कर देते हैं, 95,780 माइनस 500, 95,280, 95,280 आ जाएगा। अब इसमें से क्या कर देना, सीधा सीधा कर दो लेस, टैक्स लेस कर दो। टैक्स कितना बोले हैं क्वेश्चन में? 37,000 टैक्स बोले हैं, माइनस 37,000, 58,280 आपका आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 58,280 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसको लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। ये जो क्वेश्चन है क्या लिखा गया? 58,280। याद रखना, सेल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब सेल होता है। अदर रेवेन्यू का मतलब जैसे ब्याज, मतलब इंटरेस्ट मिले, कमीशन मिले, रेंट मिले,
इनडायरेक्ट इनकम मिले, ये होता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो। उसके बाद मटेरियल कंज्यूम पर खर्च किया गया है, चाहे आपको मैंने बताया ओपनिंग में परचेज जोड़ो क्लोजिंग घटा लो, पर 65,000 चाहे लिख दो और चाहे परचेज यहाँ लिखो, फिर क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस किया जाएगा तो ये माइनस का आता है, ठीक है। उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट का मतलब होता है जहाँ से पैसा उधार लिया गया है उस पर जो लागत लगी है। डिप्रिसिएशन का मतलब होता है जिस पर डिप्रिसिएशन है अलग से वर्किंग नोट बना करके जोड़ करके लिख दो, टोटल एक्सपेंसेस ऐड कर लो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो जाएगा, ठीक है। अदर का मतलब होता है जो सब में नहीं लिखा गया वो अदर में जाता है, माइनस कर लेंगे, प्रिलिमिनरी माइनस कर लेंगे, फिर टैक्स माइनस कर लेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। यह क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। 58,280 इसे अपनी कॉपी में